तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 विज्ञान और इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं, जिसमें मैंने एक पार्ट ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें इससे छठे पार्ट से पहले के प्रश्न उत्तर कराए हैं। अब इस ये पार्ट नंबर 2 है वीडियो का। पार्ट 1 नहीं देखा है आपने, सीधे पार्ट 2 पे पहुंच गए हो। कोई बात नहीं है, यहाँ से आगे हम 6 to 9 क्वेश्चन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर है वो इस वीडियो में करने वाले हैं। और हाँ, बता देता हूँ, ये जो है मैंने लिख रखा है सब कुछ, इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके बाकी पार्ट्स हैं क्लास 8 विज्ञान के। किसी पार्ट में डाउट लग रहा है आपको तो सारे पार्ट भी मैंने समझा रखे हैं बहुत ही अच्छे से, फोटो वोटो लगा के। सो आप उनको भी देख सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि हाँ सर हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब पार्ट 6 ये ज्वाला वाला चैप्टर है आपका, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम। ये मतलब लगभग हर साल देखने को मिलता है आपको। क्या प्रश्न है कि मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। बस ये आता है सिंपल सा। इसमें आपको क्या है, एक मोमबत्ती बनानी है, मोमबत्ती बना लोगे, उसके बाद में इसके भाग बताने आपको बस। ये इसकी जो है मतलब जो धागा होता है वो है मतलब बिना जली हुई मोमबत्ती का क्षेत्र है ये। और ये सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। जैसे जैसे लो ऊपर बढ़ती जाती है ऐसे, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा होता है और इसका रंग नीला होता है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, कि जो ये नीले रंग की जो ज्वाला आपको दिखाई दे रही है ना ये बाउंड्रीज पे, तो ये सबसे ज्यादा गर्म होती है और इसके अंदर पूर्ण दहन होता है। मतलब जो भी पदार्थ जल रहा है, इसका मोम जल रहा है ना मोमबत्ती का, तो ये जो मोम जल रहा है ये पूरा रूप से जल रहा है, जो पोर्शन उसका वो वाला है। इसके अंदर जो है आपको लाल और पीले रंग की दिखाई देगी। यहाँ पे लाल रंग की है और यहाँ पे पीली सी है। तो ये जो पीला रंग है ये मध्य भाग होता है, जो कि कम गर्म होता है। ये वाला मतलब लाल वाला भी इसी के अंदर शामिल होता है। तो दो भाग है और एक नीचे बिल्कुल यहाँ पे ये बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। ये सबसे कम गर्म भाग होता है। जो काला मतलब ये तो लो हो गई यहाँ से स्टार्टिंग, तो यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, ये है डायग्राम, बहुत आसान है। मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत बनाने में आसानी पड़े। वैसे रटने का कुछ है नहीं इसमें, आप सीधे एक मोमबत्ती बनाओ। ठीक है, उसके ऊपर के पोर्शन पे से आप बता दो कि ये नीले रंग का है और सबसे गर्म भाग है, बीच में कम गर्म है और नीचे सबसे कम गर्म है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। अगला प्रश्न है CO2 आग को किस प्रकार नियंत्रित करती है। CO2 देखो, गैस क्या होती है, गैसें होती है भारी। जैसे अलग अलग पदार्थ है, जैसे लोहा सोना चांदी, अलग अलग वजन होता है उनका, उस इलाके के हिसाब से, उस जिस चीज में डाल रहे हैं। वैसे ही क्या होता है, ऑक्सीजन और एक गैस है हमारे पास जिससे हम सांस लेते हैं और उसी से आग भी जलती है। अब CO2 कैसे नियंत्रित करती है ये पूछ रहे हैं हमसे। होता क्या है, जब हम CO2 का उसके ऊपर छिड़काव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो जो ऑक्सीजन है मतलब जो पदार्थ जल रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है उसके पास, उसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड एक परत बना लेती है। और वो परत जो है ऑक्सीजन और जो ईंधन जो जल रहा है जो चीज, उसके बीच में एक संपर्क जो होता है ना वो टूट जाता है CO2 की वजह से, और जिसकी वजह से आग बुझ जाती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ठीक है, इसी को लेके एक और क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है थोड़ा सा। क्या होता है, क्वेश्चन सेम है लॉजिक। यहाँ पे CO2 की जगह क्या करते हैं, कंबल लपेटने वाला आता है कि जो आग लगे हुए इंसान को कंबल लपेटा क्यों जाता है, ऐसा कुछ पूछते हैं क्वेश्चन में। तो उसमें भी सेम लॉजिक है। उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई टूट जाती है, उसके बीच का संपर्क, और आग बुझ जाती है उसकी, इसीलिए उसको कंबल में लपेटते हैं। सेम लॉजिक है बिल्कुल, बस यहाँ पे गैसें डाल रखी है, वहां पे आपको कंबल दे दिया जाता है। कंबल वाला आया हुआ है कई बार एग्जाम में, बट हाँ ये भी आ जाता है, सेम सा लॉजिक है। सो मैंने उसको ऐड नहीं किया, बता देता हूँ ऐसे ही बस। अब अगला प्रश्न देखो, ज्वलन ताप क्या होता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको हम बोलते हैं ज्वलन ताप। आसान है ना। अब अगला प्रश्न देखो, दहन के प्रकार बताइए। अब दहन जो है आमतौर पे हमें 3 प्रकार का मिलता है, तीव्र दहन, सतत दहन और विस्फोट। तीव्र दहन होता है तेजी से जलने वाला, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, जैसे LPG गैस हो गई, मतलब लाइटर से जो आप आग जला देते हो इजीली। सतत दहन वो, इसको आपकी परमिशन नहीं चाहिए, ये अपने आप ही जलना शुरू कर देती है। और लास्ट आता है विस्फोट। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश पैदा होता है। अभिक्रिया में उत्पन्न गैस बड़ी मात्रा में निकलती है जिसे हम विस्फोट कहते हैं। जैसे आपने दिवाली में हैवी जो बम होते हैं मतलब मोटे मोटे, तो उनको फोड़ा होगा, उनमें से आपने देखा बहुत सारा धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है, वो होता है विस्फोट। ठीक है,
अब ईंधन दक्षता क्या होती है, ये कभी कभी आ जाता है एक नंबर में, लेकिन पता होना चाहिए आपको। 1 किलोग्राम ईंधन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, किलो जूल में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ईंधन दक्षता कहते हैं। क्या होता है, कुछ ईंधन जो है अच्छे जलते हैं, किसी में ऊर्जा कम निकलती है, किसी में ज्यादा, तो उसी से उसकी ईंधन दक्षता का पता लगता है। अगला पाठ देखो आप, पाठ नंबर 7, संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज के बीच में अंतर बताना है। देखो 2 स्पीशीज है, वैसे स्पीशीज बहुत सारी हैं, लेकिन क्या होता है कुछ प्रजातियां जो है हमने शिकार किया इंसानों ने और आज वो मरने के कगार पे पहुंच गई हैं, उनको हम बोलते हैं संकटापन स्पीशीज। खत्म होने के लगभग खत्म होने वाली है, थोड़ी बहुत बची हुई है, जैसे बाघ, बारहसिंगा हिरण। और दूसरी तरफ है विलुप्त स्पीशीज, ये वो प्रजातियां हैं जिसको आपने शायद पहले मार डाला या फिर वो पहले खत्म हो गई इंसानों के आने से पहले। ठीक है, तो ये है विलुप्त स्पीशीज, जैसे डायनासोर हो गया आपका। अब मैंने और भी है वैसे अजीब अजीब से नाम है, लेकिन मैंने इन्हीं का नाम क्यों डाला, वैसे दूसरे जानवर थे जिनके नाम अजीब अजीब से थे, सो इसीलिए डाला क्योंकि इसका सभी मतलब ज्यादातर विद्यार्थियों को पता होगा डायनासोर क्या है, तो वो एक विलुप्त स्पीशीज के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखो, वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर स्पष्ट कीजिए। नाम से पता लग रहा है ये वनस्पति है, ये प्राणी है, मतलब ये जीव जंतु है, उनकी जातियां। ठीक है, अब किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति है ना, तो पेड़ पौधे वनस्पति, उनको हम वनस्पति जात कहते हैं। वैसे किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को हम प्राणी जात कहते हैं। यहाँ पे वनस्पति जात का उदाहरण देखोगे, साल, सागौन, ये पंचमढ़ी में मिलते हैं, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के वनस्पति जात है। जैसे कंगारू है, वैसे ही प्राणी जात के अंदर कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया मिलता है, कहीं और नहीं मिलेगा। भारत का देखो हिरण, चीतल, पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात है। आसान सा है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है। एक पुस्तक होती है, यहाँ पे पूछ रखा है रेड डाटा पुस्तक क्या होती है। एक पुस्तक है विश्व की जिसमें पता लगता है कि कौन सी प्रजातियां कितनी हैं, कितनी खत्म हुई हैं, कौन सी संकटापन में है, वो सारा रिकॉर्ड मिलता है। इसमें प्राणीजात वनस्पति जात दोनों का देखा जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे, जंतुएं और अन्य स्पीशीज भी होती है, उनको सारी मिलती है। और हर देश अपने अपने अलग से रेड डाटा पुस्तक रखता है, और एक अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा पुस्तक है जिसमें सभी देशों की प्रजातियों का ब्यौरा लिखा हुआ है। मैंने जब पाठ समझाया था उस टाइम में आपको कुछ फोटो दिखाए थे अलग अलग देशों की रेड डाटा पुस्तक का। आगे पढ़ते हैं, जैव विविधता क्या होती है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैव विविधता होती क्या है, बहुत सारे जानवर है हमारे पास में, मतलब हमारे आसपास, तो उनमें अलग अलग प्रजातियां होती है, उनको हम बोलते हैं बस जैव विविधता। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जैसे आप अपने घर से बाहर निकलो, खेतों की साइड में कहीं पे खेत देखे होंगे, तो वहां पे आपको अलग अलग मिलेंगे, आम का पेड़ मिलेगा, अमरूद का मिलेगा, शीशम मिल जाएगी, अलग अलग प्रजातियां मिलेंगी, तो उसको हम बोलते हैं जैव विविधता। वहां पे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा कुछ भी चलता दिखेगा, अलग अलग प्रजातियां देखने को मिल सकती हैं, उसको जैव विविधता कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं ये बताओ अब आपको। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्र जहां पर वह स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। जैसे बोले तो एक ऐसा इलाका जहां पे आप मजे से रह सकते हो, आप नहीं जानवर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। काफी बड़ा इलाका होता है, चिड़ियाघर नहीं होता। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है चिड़ियाघर सेम होता है, चिड़ियाघर के अंदर जानवरों को बंद करके रखा जाता है पिंजरों के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मस्ती में रहेंगे वो, जहां मन करे घूमे फिरे, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। प्रवास क्या होते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास में, प्रवास। आपको क्या लगता है, आप बाहर, अभी सर्दियों का सीजन है या फिर गर्मियों का सीजन भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे, आप जो है कमरे के अंदर चले जाओगे। अगर सर्दी बाहर लग रही है तो आप अंदर चले जाओगे, आपको बाहर अंदर गर्मी लग रही है तो बाहर ठंड में आ जाओगे हवा लेने के लिए गर्मियों के सीजन में। वैसा ही होता है जीव जंतुओं के साथ में, जब जहाँ पे जलवायु का परिवर्तन हो जाता है तो जंतु अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, किसी दूसरे देश में, क्योंकि उनको ये नहीं होता कि हाँ ये भारत है भाई, भारत में मत जाना, पाकिस्तान में जाएंगे हम तो हम बांग्लादेश में जाएंगे, ऐसे नहीं होता ना। उनको बस ये है यहाँ पे सर्दी है तो हम गर्मी वाले इलाके में जाएंगे, थोड़ा सा दूर वहां से खिसक जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रवास। भारत में वैसे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। अब आते हैं बारी पाठ 8 की, तो पाठ 8 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। अब यहाँ पे रेखा चित्र बनाना मतलब एक डायग्राम सा बनाना जिसमें मानव तंत्रिका कोशिका को दिखाया गया हो। तो मैंने डायग्राम बनाया, बहुत ही प्यारा, कलरफुल आप लोगों के लिए, देखो कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे ये होती है, ये जो निकले हुए हैं धागे से टाइप के, इनको बोलते हैं हम ध्रुमिका। ये होता है केंद्रक जो बीच में होता है,
कोशिका काय, इसको जो ये पूरा हिस्सा बचा हुआ बाकी का, इसको कोशिका काय बोलते हैं। यहाँ पे ये जो पूंछ से शुरू होती है यहाँ से, इसको बोलते हैं एक्सोन। और ये जो यहाँ पे डॉट से बना रखे हैं ऐसे ऐसे यहाँ पे भी, तो इनको बोलते हैं माइलिन और आवरण। मतलब ये जो इसके बीच में आपको ये डॉट दिख रही है थोड़ी सी, अगर वीडियो क्वालिटी सही होगी तो दिख जाएगी आपको। और यहाँ पे ये जो है बाहर का हिस्सा है, ये अलग अलग है। बाहर के हिस्से को आवरण बोलते हैं, अंदर वाले को माइलिन बोलते हैं। ये होता है तंत्रिका अक्ष, ये वाला हिस्सा, ये जो बीच में बचा हुआ ना जुड़ा हुआ जिसपे, और आखिर में होते हैं एक्सोन तंतु। अब आपकी बुक में इतने सारे नाम नहीं है, आपको बस क्या याद रखना है, देखो ये होती है ध्रुमिका, ये केंद्रक, ये कोशिका काय, ये याद रखोगे। ये होता है एक्सोन तंतु, और ये पूरी पूंछ आपके लिए हो गई तंत्रिका अक्ष। ये दो नाम माइलिन आवरण मत याद रखना, अगर आपको डाउट लगता है याद नहीं रहते तो ये कर लेना आप। अगला देखो आप, अगला प्रश्न, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उनके बीच में 3 अंतर हमको बताने हैं। अब ये तो बन गया डायग्राम, ये आपकी बुक से ही उठाया मैंने सेम टू सेम, तो देख लो। और यहाँ पे फर्क क्या होता है, देखो सीधा सीधा फर्क ये होता है कि जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ के बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो जंतुओं के बाहर नहीं पाई जाती। उसके अलावा पेड़ जो है हरे रंग के होते हैं, पत्ते हरे होते हैं ना, जिसको हम हरितलवक बोलते हैं, प्लास्टिड भी कहा जाता है उनको। तो वो जानवरों के अंदर, जानवर हरे नहीं होते ना, तो जानवरों के अंदर प्लास्टिड नहीं पाए जाते। उसके अलावा क्या होता है, केंद्रक जो है ना, ये वाला केंद्रक, मतलब ये इसका केंद्रक ये है पेड़ वाली कोशिका का, और जानवर वाली का ये है। तो जानवर की जो कोशिका होती है, जंतु कोशिका, उसकी जो ये बाहर है, ये बिल्कुल बाउंड्रीज पे केंद्रक के, उसके एक झिल्ली पाई जाती है। पेड़ पौधों में ऐसी झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ये 3 अंतर है जो कि मैंने लिख रखे हैं नीचे भी। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसमें नहीं होती। प्लास्टिड पाया जाता है पेड़ों में, नहीं, इसमें नहीं पाया जाता। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, और इसमें केंद्रक की झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, बहुत आसान अंतर है ना, आप भी देख के बता दो यार। ये है अगला प्रश्न, यूकैरियोट तथा प्रोकैरियोट्स के बीच में अंतर बताना हमको। यहाँ पे यू गायब है, कोई बात नहीं, हो जाता है, मिस टाइप हो जाता है कई बार। अब देखो यहाँ पे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। ऐसी कोशिका में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक होता है, जैसे मनुष्य हो गया। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना पाया जाता है। उसके अंदर केंद्रक झिल्ली मैंने पढ़ाया था ना, अभी बताया था आपको कि जंतु कोशिका के अंदर केंद्र की झिल्ली होती है, लेकिन वो आगे देखोगे तो यूकैरियोट्स के अंदर ही होती है, वो झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर केंद्र के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, कोशिका में क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य भी बताइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। वैसे देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर में से ये वाला प्रश्न, पादप कोशिका जंतु कोशिका, 5 नंबर में आता है ये ज्यादातर। ठीक है, और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन लगभग लगभग आ जाता है कभी कभी। अगर ये वाला प्रश्न नहीं देंगे ना तो ये वाला दे सकते हैं आपको, लेकिन मेरे हिसाब से डायग्राम बनाना आता है, डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, डायग्राम का पता होना चाहिए। डायग्राम आता है एग्जाम में बनाना, अंतर आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन डायग्राम आएगा। ये देखो, अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम, कोशिका में क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, उनका काम बताओ। ये जो क्रोमोसोम्स है ये केंद्रक में पाए जाते हैं। अब ये जो केंद्रक है ये यहाँ पे होता है, ये वाला, इसके अंदर ये जो कीड़े से आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स, मान के चल लो बस, वैसे इनसे भी छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जीन को के धारक होते हैं, और ये जो है गुणों को आगे ले जाते हैं अगली पीढ़ी के लिए, इनका यही काम होता है बस, इसीलिए वो केंद्रक में महफूज रखे जाते हैं। केंद्रक जो है किसी भी कोशिका की तिजोरी मान सकते हो आप, ऐसा होता है कि वो तिजोरी है, वहाँ पे खुफिया चीजें रखी जाती है, और खुफिया क्या है, वो है गुणसूत्र, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखे गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलूं कि शेर जो है, शेर का बच्चा क्या होगा, कुत्ता। शेर जो है कुत्ते को जन्म देगा, नहीं देगा ना, वो शेर का बच्चा शेर ही होगा, शेर शेरनी जो भी है। लेकिन कुत्ता है अपनी जो प्रजाति है उसी को बढ़ाएगा, वैसे मनुष्य मनुष्य अपनी प्रजाति को। तो वो जो अपने गुणसूत्र है, वो अपने जो धर्म है, वो लक्षण है, उनको आगे ले जाने का काम करता है। वो सारी जो कोडिंग होती है, जो जानकारी होती है, वो गुणसूत्रों के अंदर छिपी हुई होती है। अगला प्रश्न आता है, कोशिका भित्ति क्या है। मैंने बताया था पेड़ पौधों का बाहरी हिस्सा होता है कोशिका भित्ति, जब हम अंतर देख रहे थे अभी। तो कोशिका भित्ति ये बाहरी हिस्सा होता है, आपने पेड़ देखा होगा कोई भी, उसके बाहर जो है एक हार्ड, मतलब अंदर से आप काटोगे उसको, मतलब तो वो हरा दिखता है, या फिर लकड़ी जो भी है सॉलिड मिलेगी, नरम मिलेगी, लेकिन बाहर एक परत होती है जो बिल्कुल मजबूत होती है, और वो सूखी हुई परत होती है। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे पेड़ में, नीम में ज्यादातर देखने को मिलती है ये चीज, बाकी होती है सभी पेड़ों में, किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है।
तो वो होती है जो बाहर बिल्कुल सॉलिड, उसको उतार दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पेड़ के ऊपर, ना वो पेड़ का हिस्सा बनता, मतलब वो सिर्फ सुरक्षा का काम करता है और वो समय बीतने के साथ साथ अपडेट भी होता है। तो उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, जानवरों में नहीं मिलती है, मैंने आपको बताया था। प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड भी बताया था मैंने आपको। प्लास्टिड जो है हरा रंग देते हैं, हरा रंग मतलब उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक भी कहते हैं। ये पेड़ के लिए खाना भी बनाते हैं, हरा रंग जो दे रहा है ना वही खाना बनाते हैं उनके लिए। अब अगला पाठ देखो, पाठ नंबर 9, इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं, थोड़े से हैं इसमें भी। तो इसके अंदर पहला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। अब जनन प्रक्रम का पहला चरण होता है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, उनका मिल जाना। उसके बाद में जो है निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी कि माँ के अंडाणु और नर के शुक्राणु के संयोजन होता है। इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था कैसे आते हैं लक्षण, गुणसूत्रों के माध्यम से। और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसीलिए हम इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य निषेचन। और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज होता है जो बाद में बच्चा बनता है ना, उसको बोलते हैं, मतलब पेट के अंदर जो डेवलप होता है वो, तो उसको हम युग्मनज बोलते हैं। अगला प्रश्न देखो, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है, सीधी सी बात है। बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन में मनुष्य या मुर्गी आदि होते हैं, जबकि बाह्य निषेचन में मछली, स्टारफिश जैसे जलीय जीव ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है मेंढक का जीवन चक्कर। ये आता है कभी कभी आता है, मतलब 50-50 कर लो आप, आ भी सकता है। अगर आता है डायग्राम आता है, कुछ नहीं आता फालतू इसका। तो डायग्राम देखो, अब डायग्राम क्या होता है, शुरुआत में अंडे होते हैं, अंडे से आरंभिक टैडपोल बनता है, जैसा बनाना है बना लेना यार। उसके बाद में ये बाद वाला टैडपोल, ये नीचे जो है ना आप ये देख रहे हो, ये पीछे पूंछ के नीचे रखा हुआ है, ये पत्ता है, इन्होंने पता नहीं क्यों रखा है, मेरे को भी समझ में नहीं आया, बट हाँ ये पत्ता रख रखा है। बाकी आप अगर सिंपल ऐसे ही बनाते हो ना इसको, ये वाला जानवर सा मछली टाइप का, तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद में ये वयस्क मेंढक होता है, ये अंडे देता है और उसके बाद में फिर से प्रक्रिया चलती जाती है। अब आते हैं दो प्रश्न और हैं, इनमें से एक आता है हर बार लगभग एग्जाम में हरियाणा वालों के लिए। मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, एक गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मनज बनाता है, युग्मक बनाता है जिसे हम अंडाणु कहते हैं। नर जनन अंगों का वर्णन कीजिए। इसके अंदर एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका और एक शीशन होता है। वृषण नर युग्मनज पैदा करता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु का एक सिर, मध्य भाग और एक पूंछ होती है। आपकी बुक के अंदर इसका डायग्राम भी दिया हुआ है शुक्राणु का। हर शुक्राणु में एक कोशिका होती है। अब ये तो हो गया आपका जो है पार्ट 2 हरियाणा वालों के लिए, जो एग्जाम में आ सकता है। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हो तो उनके आप सिलेबस देख लेना एक बार। क्वेश्चन जो है ये, अगर आपके पास सेम बुक है तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। अलग अलग बोर्ड में भी आते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि दूसरे बोर्ड्स में नहीं आएंगे, उनमें आ सकते हैं। लेकिन आप एक बार सिलेबस चेक कर लेना, क्या पता आपका वो पाठ एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो कर सकते हो तैयारी, मेरे को कोई नहीं वो फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ बात यह है कि हाँ एग्जाम में आएंगे, वो बात भी नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएंगे, बट अगर सिलेबस में नहीं हुआ वो चैप्टर तो वो आप गलती से रट लोगे और फिर पता ये फालतू मेहनत क्यों करनी है आपको, है ना। तो एक बार अपना सिलेबस अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद में अगर दूसरे बोर्ड से भी हो तो काम चल जाएगा। बाकी मैंने ये वीडियो खास तौर पे हरियाणा वालों के लिए बनाई है। अब वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी दबा लेना, ताकि आने वाले समय में कोई मैं आपको अपडेट दूं, कुछ भी आए, न्यूज़ आए तो वो आपको पता लग सके।